तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 9 जून 2026 है। चलिए आज से रिलेटेड मतलब करेंट अफेयर्स जो जो भी 2-3 दिन में इधर पिछला रहा है, आइए देखते हैं उसको। देखिए, पहली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट है कि WTO व्यापार और पर्यावरण सप्ताह, क्योंकि अभी आपको पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इसमें आप देखोगे कि जो WTO का व्यापार और पर्यावरण सप्ताह है, इसमें 2026 में भारत का जलवायु प्रदर्शन मतलब भारत ने दिखाया है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं इस फील्ड में जलवायु से रिलेटेड। तो आप देखोगे आयोजन इसका कहाँ पे हुआ है। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत में जेनेवा में आयोजित जो WTO व्यापार और पर्यावरण सप्ताह, यानी कि हम ट्रेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक वीक मना रहे हैं। तो इसमें भारत की जो कार्बन क्रेडिट स्कीम है और जो नवीकरणीय ऊर्जा में मानकीकरण का प्रदर्शन विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्गदर्शक इसके सिद्धांत क्या रहे हैं। तो सतत विकास के लिए भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के जो समता और समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों से और संबंधित क्षमताएं जो CBDR RC के मूल सिद्धांत पर आधारित है। गैर जो जीवाश्म ईंधन लक्ष्य है, आप देखोगे कि जैसे कि जो हम इसकी तरफ जा रहे हैं सोलर एनर्जी वगैरह की तरफ, मतलब कि जो पेट्रोल कोयला से हटकर, तो हमने ये कहा था कि मार्च 2026 तक भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है, वो अब आप देखोगे 53.21 तक पहुंच गई है। मतलब कि जो हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं उसमें ये जो कोयला पेट्रोल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों से 53.21 पर पहुंच गए, जिसने 2030 तक जो निर्धारित था कि हमें 50% का लक्ष्य था, उससे पहले ही हमने 2026 में इसको टच कर लिया, ये रिपोर्ट में बताया गया है। उत्सर्जन तीव्रता तीव्रता की बात करें तो इमिशन जो इंटेंसिटी है, तो वर्ष 2005 और 22 के बीच में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 37.38 की गिरावट आई है, जो 2030 तक जो तय किया गया था कि हम 33 से 35% की कमी करेंगे, पेरिस समझौते के लक्ष्य में ये बात कही गई थी, और उससे ये बहुत बेहतर है। हरित हाइड्रोजन मानक की बात करें तो भारत ने राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत हाइड्रोजन को आधिकारिक तौर पर हरित हाइड्रोजन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक जो उत्सर्जन सीमाओं और तकनीकी मानदंड को प्रस्तुत किया है। यहीं आप देखोगे जो CCTS स्कीम होती है यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, इसमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा 2023 में अधिसूचित जो CCTS है यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, भारत कार्बन बाजार ICM का आधार है, जो कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आप देखते हो काम करता है। प्रमाण पत्र इसमें सर्टिफिकेट क्या होता है और नोडल एजेंसियाँ इसमें क्या है। तो उत्सर्जन कम करने वाले लक्ष्य से आगे निकलने वाली संस्थाएं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट अर्जित करेंगी। एक जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब होता है ये 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी हुई है, 1 टन, समझ सकते हैं आप। उसमें आप देखते हो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE प्रशासक है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर है। CRC ट्रेडिंग का नियामक है, नियमन करता है। और जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं। तो BEE यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, पूरा काम देखना। नियमन करना आपका CRC का काम है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये रजिस्ट्री देखते हैं पूरी। यहीं पे आप देखोगे भारत में जो E85 ईंधन है, जिसको हम फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं, इसकी शुरुआत हो गई है। इसका लॉन्च जो किया है वो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में E85 ईंधन रोल आउट का उद्घाटन किया, जो देश के फ्लेक्स फ्यूल संक्रमण की दिशा में एक बड़ा कदम है। फ्लेक्स फ्यूल मतलब कि जो पेट्रोल में आप देखते हो एथेनॉल वगैरह मिलाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये ब्राज़ील के मॉडल पर आधारित है। भारत का जो फ्लेक्स फ्यूल अभियान ब्राज़ील के मॉडल से प्रेरित है, जहाँ लगभग 80% जो हल्के वाहन उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले फ्लेक्स फ्यूल तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 80% ब्राज़ील में जो हल्के वाहन है यूज कर रहे हैं इसका। E85 का रासायनिक मिश्रण क्या होता है। तो E85 ईंधन में आप देखोगे 80 से जो 85, नाम से ये 85
परसेंट जो होता है इथेनॉल और 14 से 19% आपको यहाँ पर जो पेट्रोल देखने को मिलता है। इसे विशेष रूप से फ्लेक्स फ्यूल वाहनों एफएफवीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो E20 से E100 तक के मिश्रण पर चल सकते हैं। तो जो एफएफवीज होते हैं E20 से E100 तक के मिश्रण पर चल सकते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक रोल आउट जो हुआ और लक्ष्य क्या है, तो वर्तमान में E85 को सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल विपणन कंपनियां हैं OMCs हैं, ये इनके 48 रिटेल आउटलेट्स पर लॉन्च किया गया है। दिसंबर तक 2026 तक इसको 500 आउटलेट्स पर और दिसंबर 2027 तक इसको 500, फिर इसके बाद 5000 आउटलेट्स तक बढ़ाने की योजना है। कीमत और ऑक्टेन लाभ की बात करें तो E85 जो है ये पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता रहेगा और 108 के रिसर्च ऑक्टेन नंबर RON के साथ या इंजन को उच्च संपीड़न अनुपात यानी कंप्रेशन रेशियोज पर काम करने की अनुमति देता है। पर्यावरणीय लाभ इसका ये है कि E85 जो है इस पर चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल्स वाहन FFVs जीवन चक्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 61% तक कम कर सकते हैं और इनसे पार्टिकुलर मैटर PM का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है होता है मतलब। रणनीतिक लक्ष्य यह है कि सरकार E85 को वर्ष 2030 से 31 तक कुल 26% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देख रही है, जिससे जिससे क्या होगा कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय में इससे सुधार होगा। जैसे आप यहाँ पर अगर कंपैरिजन करो तो टेक्निकल डिफरेंस E20 वर्सेस E85 और E100 में क्या अंतर है। यहाँ पर आप देखते हो 20% एथेनॉल होता है, यहाँ पे 85% और यहाँ पे 100%। तो 80% पेट्रोल हो गया, 15% जो बचा 0% यहाँ पे पेट्रोल है। ये जो होता है इंजन, इसमें एडाप्टेशन की बात करें तो मॉडर्न व्हीकल्स हो गए जो 2008 के बाद आ रहे हैं, मिनिमल मॉडिफिकेशन चाहिए होता है और अपग्रेडेड रबल्स एयर और फ्यूल लाइंस। यहाँ पे इंजन जो एडाप्टेशन होता है सिग्निफिकेंट, इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, अच्छा खासा मॉडिफिकेशन। डेडिकेटेड फ्लेक्स फ्यूल मतलब इसी के उस पे होता है E85 में इंजन बनाया जाता है। हायर जो कोराइजन रिस्क होता है यहाँ पर, और इसके अलावा जो ये होता है डिफरेंट कंबसन प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। जो E100 है इसमें आप देखते हो पर्पस बिल्ड इंजन होते हैं, स्पेशल कोल्ड स्टार्ट सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फ्लेक्स फ्यूल FFVs द ऑटोमेटिक जो यहाँ पर आप देखोगे मॉडिफाइड फ्यूल सिस्टम यहाँ पर होता है, एडजस्टमेंट फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंजन कंट्रोल यूनिट होते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल बेनिफिट इसके ही होते हैं, कैन रन ऑन वाट एवर्स अवेलेबल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा सब में चल जाते हैं ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं। नो परफॉर्मेंस इशू, कोई इशू नहीं आता परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जन समर्थ पोर्टल की, तो इसके अब 4 साल पूरे हुए हैं। देखते हैं क्या है जन समर्थ पोर्टल। तो जन समर्थ पोर्टल आउटरीच एंड इम्पैक्ट, इसका मेनली क्या है कि एप्लीकेशन प्रोसेस दो जन समर्थ पोर्टल। तो यहाँ पर 54.10 लाख एप्लीकेशन अभी तक प्राप्त हुए हैं, 3 लाख करोड़ सैंक्शन और 49 यहाँ पर आप देखते हो कि 0.55 लाख बेनिफिशरीज हैं और 2.76 लाख करोड़ अप्रूव्ड हुए हैं। पूरी बात समझते हैं। अवधि और परिचय, जून 2022 में लॉन्च किए गए जन समर्थ पोर्टल को क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में 4 वर्ष पूर्व लॉन्च किया गया था और इसने अभी 4 साल पूरे पूरे की। इसका उद्देश्य ये है कि प्रौद्योगिकी संचालित जो प्रणाली के माध्यम से सरकारी क्रेडिट योजनाओं की पहुंच बढ़ाना और ऋण वितरण जो प्रक्रिया है इसको आसान बना देना। इसमें जो लक्षित जो जिनको बेसिकली लाभार्थी हैं वो या मंच मुख्य रूप से आप देखोगे Tier 2 Tier 3 शहरों और ग्रामीण भारत के जो उभरते उद्यमियों, जिनमें महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और कृषि उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को सहायता देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो भाषाई उपलब्धता, तो विविध उपयोगकर्ताओं की पहुँच के लिए यह पोर्टल आप देखते हो 8 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली और कन्नड़ में ये उपलब्ध है।
शामिल योजनाएं यहाँ पर आप देखोगे बैंक या कृषि आवास नवीकरणीय जो ऊर्जा आजीविका ऋण जैसे 16 केंद्रीय योजनाओं के लिए एक एकीकृत गेटवे है। मतलब यहीं पे आपको ये सारी जो सुविधाएं मिल जाती हैं। इससे अब तक 269 सदस्य ऋणदाता संस्थान जैसे कि सार्वजनिक निजी बैंक, आरआरबीज, एनएफसीज आदि जोड़े जा चुके हैं। डेटाबेस एकीकरण यहाँ पर आपको तेजी से सत्यापन, वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के लिए पोर्टल को उद्यम और आपका ये आधार वाला यूआईडीएआई, एग्री स्टैक, डीपीआईआईटी के स्टार्टअप पोर्टल, सीवीडीटी, और यहाँ पर आप देखते हो जीएसटी, सीजीटी, एमएससी के साथ, मतलब सबके साथ इसको कनेक्ट किया गया है कि जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए। जम्मू में आप देखते हो कि भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान यानी कि आरएमसी रीजनल जो मेट्रोलॉजिकल जो वो होता है कि आपका सेंटर ये खोला गया है। उद्घाटन इसका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान मंत्री जो हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, इन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान आरएमसी का उद्घाटन किया है। जल्द ही लखनऊ में भी एक ऐसा ही केंद्र स्थापित करने की घोषणा है। पूर्व स्थापित केंद्र इससे पहले जो 7 मतलब 7वां ये तो 6 रहे होंगे। तो आईएमडी प्रशासनिक कुशलता के लिए 6 क्षेत्रीय केंद्र थे, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। ठीक है, तो मुंबई हो नई दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया आपका, ये चेन्नई हो गया, कोलकाता, नागपुर और आपका गुवाहाटी। तो नागपुर में, कोलकाता में और आपका गुवाहाटी में, तो यहाँ पे 6 थे, इनके माध्यम से काम करता था। कवरेज क्षेत्र इसका क्या होगा, तो आरएमसी जम्मू मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को सेवाएं देगा, जबकि प्रस्तावित जो लखनऊ का केंद्र है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड खंड की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो उत्तराखंड वाली भी आवश्यकताएं वो लखनऊ वाला केंद्र भी पूरा करने वाला है। कार्य इसका ये होगा कि यह केंद्र हिमालयी क्षेत्रों में जो अचानक से बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, बादल फट जाते हैं, हिमस्खलन होता है, भारी बर्फबारी होती है और गरज के साथ जो आने वाले तूफान जैसी आपदाएं, इनकी निगरानी करेगा और जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होगी उसको मजबूत करेगा। पूर्वानुमान सेवाएं क्या हैं, तो इसके जरिए जो तीर्थयात्री हैं, किसान हैं, परिवहन ऑपरेटर हैं, इनके लिए क्षेत्रीय जिलावार, मतलब कि आप देखोगे क्षेत्रीय स्तर पर लोकल लेवल पे आप देखोगे कि विशिष्ट पर्यटन विशिष्ट और पर्वतीय जो मौसम के पूर्वानुमान व परामर्श जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर न्यूज की बात करें तो अमेरिका ने भारत पर 12.5% का एक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। मतलब कि जो भारत से सामान बन कर जाता है तो अब वहाँ पर वो एक्स्ट्रा 12% लेंगे। मान लो कोई सामान 100 रुपये का बन के जाता था, अब वो वहाँ पे 112 का बन के बिकेगा, क्योंकि वो 12% यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाएगा। तो अब इस वजह से वहाँ के लोग कम खरीदेंगे क्योंकि महंगा हो जाएगा। जब कम खरीदेंगे तो यहाँ पे जो लोग ये सामान बना रहे हैं उनको, भाई जब सामान बिक नहीं रहा है तो वो बनाएंगे क्यों, जब बनाएंगे नहीं तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी, उनकी जॉब जाएंगी, है ना। क्योंकि तो ये होता है, टैरिफ लगने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो विवाद का कारण क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर ने जबरन श्रम फोर्स्ड लेबर नियमों को प्रभावी ढंग से लागू न करने का हवाला देते हुए भारत और अन्य 53 अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर, मतलब भारत के अलावा भी और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर जो आयात होता है वहाँ से, इन पर अतिरिक्त 12.5% का शुल्क या टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें ये बोला गया कि धारा जो 301 है अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 का जो कानून है उसमें धारा 301 के तहत की गई है, जो अमेरिकी प्रशासन को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान और तंत्र के को दरकिनार और एक तरफा शुल्क या व्यापार प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। भारत का रुख आप इसमें देखोगे तो भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने यहाँ संविधान के अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार और बंधुआ श्रम प्रणाली जो उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत जबरन श्रम को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है। यह आरोप मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिंक से जुड़े हैं, न कि घरेलू प्रथाओं से। नेक्स्ट अगर बात करें निर्यात पर प्रभाव पड़ा, यदि यह 12% का 12.5% का अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर लगता है, अंतिम रूप से लागू होता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात महंगे हो जाएंगे। इससे मुख्य रूप से कपड़ा, परिधान और आपका कालीन, चमड़ा उत्पाद, पीतल के बर्तन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र तथा ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग जो होंगे प्रभावित हो सकते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स
अभी ये आई है, इसमें को इसको जो मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार 2026। सर्वोच्च सम्मान है पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहल जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई, इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन श्रेणी 7 के तहत यह पुरस्कार मिला है। पुरस्कार समारोह कहाँ पे हुआ, तो ये जयपुर राजस्थान में 2026 जुलाई में आयोजित होना है और 29वें राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। मतलब नाम घोषित हो गया, अब ये इनको अवार्ड मिल रहा। आयोजक इसके इस सम्मेलन का आयोजन जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DAPRG, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसको किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम क्या है, तो वर्ष 2026 में जो ये सम्मेलन होगा इसका मुख्य विषय है विकसित भारत 2047, AI इनेबल्ड डाटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखा गया है। PAI क्या है, तो पंचायत एडवांसमेंट जो इंडेक्स है, या ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला व्यापक और डेटा संचालित ढांचा है। यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण जो कि जो लोकलाइज्ड SDGs हैं, इनके 9 विषयों के तहत 150 संकेतकों और 230 डेटा बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है पंचायतों का। इसके अलावा लियोनेल मेसी जो है ना, ये आप देखोगे प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस ये अवार्ड इनको जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है, ये अर्जेंटीना के दिग्गज आप देखते हो फुटबॉलर हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। इनको प्रतिष्ठित जो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। सम्मान का कारण क्या है, तो उन्हें यह पुरस्कार उनकी जो असाधारण खेल उपलब्धियां हैं और खेल के माध्यम से समाज पर सकारात्मक जो उन्होंने प्रभाव डाला, इसके लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। पुरस्कार समारोह कहाँ पे होगा, तो यह उन्हें जो ओविएडो स्पेन में आयोजित होने वाले एक समारोह में स्पेनिश शाही परिवार की उपस्थिति में दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो पुरस्कार के मुख्य तथ्य क्या रहे, तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष स्पेन में जो खेल, कला, विज्ञान और मानवीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा इसके तहत जो विजेताओं को एक जोन मीरो मूर्तिकला और एक डिप्लोमा, एक प्रतीक चिन्ह और जो 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार यहाँ पर मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, तो पहली समुद्री निर्यात खेप और उत्पाद ऐतिहासिक निर्यात हुआ है कृषि और प्रसंस्कृत जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इसका उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है एपेडा, इसने कर्नाटक से न्यूजीलैंड के लिए वनस्पति युक्त रेडी टू कुक बाजार आधारित कार्यात्मक खाद्य पदार्थ जो बोटैनिकल इन्फ्यूज्ड रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड्स की पहली समुद्री खेप को सुगम बनाया है। फ्लैग ऑफ तिथि क्या थी, तो 3 जून 2026 को एपेडा के अध्यक्ष अभिषेक देव द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया है। बाजार का विस्तार, इस अनूठी पहल ने भारतीय बाजार आधारित कार्यात्मक जो खाद्य पदार्थों के लिए एक नया वैश्विक बाजार खोला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेटिव बाजार उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर व्यापार संवर्धन सहायता में भारतीय निर्यातक को इस बड़े निर्यात ऑर्डर को हासिल करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड 2025 और गल्फ फूड 2026 जैसे एपेडा समर्थित आयोजनों से महत्वपूर्ण मदद मिली। आखिर ये एपेडा क्या है, तो इसके मुख्य तथ्य जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब कि जो ऐसे फूड हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड हैं, तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए जो आपकी अथॉरिटी है एपेडा है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड। और यहाँ पर आपको एपेडा, हाँ ठीक है, प्रोसेस्ड फूड। फिर इसके बाद आप देखोगे डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, तो यहाँ पर जो ई है एक्सपोर्ट हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ इसमें साइलेंट उसी में है। संबद्ध मंत्रालय, यहाँ यह संस्थान भारत सरकार के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके तहत कार्य करता है। वैधानिक स्थिति क्या है, तो यह वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि जिसे भारत सरकार द्वारा
जो दिसंबर 1985 में एक अधिनियम आया था, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, मतलब कि एपेडा एक्ट। एपेडा एक्ट आया था आपका 1985 में, इसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आज जितना भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहा है तो उसको हमने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप रोज ऐसे करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।